होगी। ये सारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन अभी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। एक कार है जिसका ईएमएफ है कितना? 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज, उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। उस बैटरी से मैक्सिमम कितना करंट ड्रॉ होगा? सिंपल सी बात है, एक बैटरी दी, मान लो ये, ठीक। अभी इससे कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है। अगर रेजिस्टेंस जुड़ा होता तो ये रेजिस्टेंस का नाम क्या होता बच्चों, जल्दी बताओ? आर होता ना। और सेल के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन अभी फिलहाल आर की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि अभी किसी से कनेक्ट है ही नहीं, है कि नहीं। तो क्या बोल रहा है कि इसमें से करंट कितना निकलेगा वो आपको बताना है। तो एक कहानी हमने आपको बताया था, बड़ा सिंपल सी कहानी, कि जब भी हम V की बात करते हैं तो V इज इक्वल टू क्या होता था? आई आर। आई इक्वल टू क्या होता था? V बाई आर। कुछ याद आ रहा है क्या? अगर इस V की जगह हम EMF लिखते थे तो क्या करते थे? इस R के साथ एक स्मॉल r भी लाते थे, इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। तो यहां क्वेश्चन में EMF बात किया गया। देखो मैंने बोला था क्वेश्चन में ये सब चीजें आएगा। तो क्वेश्चन में जब EMF बात किया गया है तो करंट आपको निकालना है, तो I इज इक्वल टू होगा EMF अपॉन में क्या आएगा? कैपिटल R प्लस स्मॉल r। याद आ रहा है क्या कुछ? यस नो। बट यहां कैपिटल R की वैल्यू 0 है क्योंकि दिया ही नहीं है। तो I इज इक्वल टू EMF कितना हो गया? 12 वोल्ट अपॉन में 0 प्लस स्मॉल r की वैल्यू क्या है? 0. कितना हो गया? I इज इक्वल टू 12 अपॉन में 0.4, पॉइंट हटाएंगे, 0 यहां बढ़ जाएगा, 4 से काट लेंगे, 4 3 जा 12। I बराबर क्या मिल गया? कितना? 30 एम्पियर। बात समझ में आई? यस नो? छाप लो फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है? 10 वोल्ट। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम है। इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। बहुत अच्छा, मतलब एक इस तरीके से इसको एक एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्ट किया गया। एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे है, ठीक है। कितने ईएमएफ था? ईएमएफ था 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था? 3 ओम, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, ठीक है। इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर। इफ द करंट इन अ सर्किट इज, इस सर्किट के अंदर जो करंट है I, वो कितना है? 0.5। जो गिवन है पहले लिखते चलो। I की वैल्यू है 0.5 एम्पियर। तो बोल रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। इस R की वैल्यू क्या होगी? निकाल सकते हैं, बड़ा इजी। तो हमको कहानी पता है, I इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ? EMF अपॉन में R प्लस स्मॉल r, यही तो होगा। रख के सॉल्व कर लेते थोड़ा थोड़ा। I की वैल्यू कितना है? 0.5 इक्वल टू EMF कितना है? 10, कैपिटल R निकालना है, स्मॉल r की वैल्यू कितना है? स्मॉल r की वैल्यू 3 गिवन है ना। काट लो, ये पॉइंट हटाओगे यहाँ एक 0 पड़ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, हो गया। इसको इधर लेते आओ। R प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया? 20। यस नो? इस 3 को उधर लेते जाओ। R इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ 1 बचेगा ना यार, काटोगे तो 1 बचेगा ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। R प्लस 3 इक्वल टू 20, 3 को उधर लेते जाओ, कितना हो जाएगा? 20 माइनस 3, कितना हो गया R की वैल्यू? R इक्वल टू हो गया 17। पहला क्वेश्चन हो गया ए पार्ट। इसी में दूसरा क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। इस सर्किट के टर्मिनल पर वोल्टेज कितना होगा वो आपको बताना है। अभी तो ये ईएमएफ था, याद करो। ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ईएमएफ सब हमने समझाया था। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब उस सेल के टर्मिनल पे वोल्टेज कितना होगा, कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल है सर। देखो तो हमको पता है, सिंस टर्मिनल वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट करते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। I की वैल्यू क्वेश्चन में तो गिवन है कितना? 0.5, और R हम लोग अभी निकाल ही चुके हैं, कितना आया था? 7
15 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, V इज इक्वल टू 17 पंजे 85, 8.5 वोल्ट। बात समझ में आया? नोट कर लो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है कुछ इस प्रकार से, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मैंने आपको एक कहानी बताया था, याद करेगा, एक फॉर्मूला एक बताया था, अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन में R1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1, कुछ ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा क्या। जब टेम्परेचर हमारा T1 था उस समय रेजिस्टेंस हमारा क्या था, R1। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा करके T2 कर दिया तो हमारा रेजिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं, चेंज होगा ना। वो रेजिस्टेंस क्या हो चुका होगा, R2 हो चुका होगा। और यहां जो अल्फा था वो क्या था, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। R1 R2 अपने आप पहचान लेंगे। बोला एट रूम टेम्परेचर, मतलब T1 की वैल्यू गिवन है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। उस समय R1 कितना था, 100 ओम। कोई तकलीफ। बोला व्हाट इज द टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर हो जाए ऑफ एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी, रेजिस्टेंस बढ़ गया है, मतलब R2 कितना हो चुका है, 117 ओम। अब आप मुझे मोटी मोटा बताओ बच्चों, एक नजर में क्वेश्चन दे करके, अगर 27 डिग्री था तो 100 ओम था, और अगर 117 ओम हो गया तो टेम्परेचर कम हुआ होगा कि बढ़ा हुआ होगा, बढ़ा हुआ होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तभी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एक आइडिया लग गया, क्वेश्चन टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ होगा, कितना होगा देखते हैं, ठीक है। साथ में दिया है गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू गिवन है कितना आपके पास, 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब हम लोग क्या जानते हैं, सिंस अल्फा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, R2 माइनस R1 होल अपॉन में R1 T2 माइनस T1, ऐसा है क्या, यस नो, कोई लिखिए नहीं, समझिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। R2 कितना गिवन है बच्चों, जल्दी बताओ। R2 कितना है, 117 माइनस R1 कितना है, 100 होल अपॉन में R1 100, T2 कितना है, बोलो, पता ही लगाना है। T1 कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। देखो सॉल्व करने का तरीका अपना सीखो, थोड़ा ध्यान देना। अब क्या करना है, हमको यहाँ T निकालना था ना, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाता हूँ, इसको उठा करके इधर लाता हूँ, ऐसा ला सकता हूँ। सॉल्व करने का अपना अपना टेक्निक है, आप जैसे भी सॉल्व करो, गुड़ा भाग पूरा करके भी करो, लेकिन बहुत आसान तरीका है। इसको उठा के ले जाओ, इसको उठा के नीचे लो, ठीक। ऊपर क्या बचेगा, 117 में से 100 हो गया, कितना बचेगा जल्दी बताओ पहले। इधर हो गया T2 माइनस 27 बराबर, ऊपर कितना बच गया 17 अपॉन में नीचे क्या था 100, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के नीचे आ चुका था, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। कोई तकलीफ, ये वाला -4 था, नीचे आकर -4 ही हो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां तक किसी को दिक्कत। अब मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं, एक जीरो पर बढ़ा लूंगा, 17 से काटूंगा कितने टाइम्स कटेगा, 10 टाइम्स। 10 से काटा कितने टाइम्स कटा, 1 टाइम। क्या मिला, T2 माइनस 27 बराबर, नीचे कितना हो गया बच्चों, 10 की पावर 1 और 10 की पावर -4, मतलब नीचे कितना हो गया 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर +3, और 10 की पावर +3 का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, 1000, ये तो होगा। 10 की पावर +3 का मतलब क्या होगा 1000। 27 इधर भेज दो, T2 इक्वल टू हो जाएगा 1000 + 27, T2 बराबर होगा आपके पास 1027 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जब टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस मात्र 17 ओम बढ़ रहा है। सोच रहे हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरी करेगा तभी रेजिस्टेंस चेंज होता हुआ नजर आता है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। A negligibly small current is passed through a wire of length 15 मीटर। मतलब नेग्लिजिबली स्मॉल का मतलब ना के बराबर मानता है, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है ना, बहुत छोटा करंट एक वायर में फ्लो कर रहा है, जिस वायर का लेंथ कितना आपके पास गिवन है 15 मीटर,
एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या गिवन है, तो हलवा क्वेश्चन है, 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी, पाया गया कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 5 ओम है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल यूज्ड, रो की वैल्यू क्या होगी आप बताइए। इससे घटिया क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है ना। फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताओ, देखे तो कोई बच्चा बता दे तो। आर इक्वल टू क्या होगा, रो एल बाई ए, यहां से क्या निकालना है, रो निकालना, तो रो बराबर क्या होगा आर ए बाई एल होगा। तो रो बराबर आर की वैल्यू कितना गिवन है बच्चों 5, ए कितना गिवन है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 है, अपॉन में एल कितना है 15, काट लो 5 बन जा, बोलो 5, 5 3 जा 3 जा 3 जा एंड 3 2 जा 6 हो गया। रो बराबर कितना होगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 क्या यूनिट, यूनिट रेजिस्टिविटी की यूनिट, मारेंगे ना तुम लोग को, धुआं छोड़ दोगे लोग, ओम मीटर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ सिल्वर वायर हैज द रेजिस्टेंस, ओहो फिर से वही वाला आ गया, एक सिल्वर वायर जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कितना है बच्चों 2.1 ओम, उस समय टेम्परेचर कितना था 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड द रेजिस्टेंस जब R2 हो चुका था 2.7 ओम, तो टेम्परेचर देखो बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया, T2 कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। बोला डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर अल्फा। मैं क्वेश्चन बताऊं, एक क्वेश्चन दिखाऊं। अब मैं अगर पूछूं, अभी देखता हूं कितने लोग अभी पिछला वाला क्वेश्चन मन से पढ़े थे, इस टाइप का क्वेश्चन लगाया ना हम लोग, अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन में R1 T2 माइनस T1, फॉर्मूला क्या था, अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन में R1 ब्रैकेट में T2 माइनस, सबने देखा था, बड़ा अच्छे बच्चों। बताओ इस अल्फा की यूनिट क्या होगी, पिछले क्वेश्चन में दिया था, पर डिग्री सेल्सियस। देखो मूर्खों, इसी वजह से कहा जाता है कि जब पढ़ रहे हो तो पगल का यूनिट भी पढ़ो, इसकी यूनिट क्या होगी पर डिग्री सेल्सियस। तो एक कहानी तो हमारे पास पता चल गई, कहां गई वैसा इधर आ जाइए। चलो तो निकालते हैं फॉर्मूला, हमारे पास क्या है, तो लिखेंगे सिंस, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए पहले आप फॉर्मूला जरूर लिखिए, आधा नंबर फॉर्मूला पे होता है। स्टेप मार्किंग में आप पूरा सही किया रहोगे, फॉर्मूला नहीं लिखोगे ना तो कट जाएगा नंबर, कंफर्म कटेगा नंबर। मैं आपको दिखा दूंगा उसका स्ट्रेटेजी कैसे कॉपी चेक होती है, स्टेप बाय स्टेप कैसे मार्किंग होती है, मैं आपको मार्किंग स्कीम दिखा दूंगा, घबराइएगा नहीं। सो अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा R2 माइनस R1 होल अपॉन में R1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1, थोड़ा आवाज नहीं बच्चा। अल्फा इक्वल टू R2 कितना बेटा बोलो 2.7 माइनस R1 कितना है 2.1 होल अपॉन में 2.1 ब्रैकेट में T2 कितना है 100 माइनस T1 कितना है 27.5, ठीक है। ऊपर कितना हो गया जल्दी से बताओ, अल्फा बराबर ऊपर माइनस किया कितना हो गया 0.6 अपॉन में 2.1 और नीचे कितना हो गया 72.5, 72.5, ठीक है। एक पॉइंट हटा लेते, एक पॉइंट यहां से भी हटा लेते, 3 से काट लेते, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा इक्वल टू हो गया 2 अपॉन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14 और 3 17 को 7 कैरी 1 7 7 जा 49 प्लस 1 कितना हो गया 50, कितने के बाद पॉइंट लगाना था 1 के बाद, लग गया। अब आपको डिवाइड करना है 2 बाई 507.5, इतना तो कर ही सकते हैं। तो मैं बता दे रहा हूं उसका आंसर कितना आ रहा है, डिवाइड कर ले रहे हैं हम लोग। अच्छा यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं, बड़ा सा कैलकुलेटर तो रखे हम लोग। 2 बाई 507.5 आ जाओ, कितना था 2 डिवाइडेड बाई
507.5 यही था ना, कितना आया 0.0039 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? यस या नो? आ गया? छापो, हो जा भाई साहब। चलो क्वेश्चन नंबर अब क्या है 6, क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अच्छा ये एक उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, उसमें फेर बदल किया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर आना हो तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, उस फॉर्मूले पे आना हो तो। द हीटिंग एलिमेंट यूजिंग अ नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज अ इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। ठीक है, एक कोई हीटिंग एलिमेंट है नाइक्रोम जिसको कनेक्ट किया गया 230 वोल्ट सप्लाई से स्टार्टिंग में। उस समय वो कितना टेम्परेचर कितना करंट ड्रॉ कर रहा था 3.2 एम्पियर। मतलब जब V था 230 वोल्ट, उस समय करंट कितना वो कंज्यूम कर रहा था 3.2 एम्पियर। अब बोल रहा है विच सेटल्ड आफ्टर फ्यू सेकंड, कुछ समय बाद। वोल्टेज तो उतना ही दिया जा रहा था 230 वोल्ट, लेकिन जो करंट है वो स्टेडी हो गया, लगभग कितना हो गया आपके पास 2.8 एम्पियर। पूछ रहा है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर, मतलब आपको T2 निकालना है। सेकंड केस स्टेडी बाद में हो रहा था ना, स्टेडी वैल्यू कब हो रही थी सेकंड केस में, तो उसमें पूछ रहा है स्टेडी टेम्परेचर क्या होगा अगर रूम टेम्परेचर आपके पास गिवन है। T1 कितना गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, और जब अल्फा की वैल्यू भी आपके पास गिवन है। चलो अभी इसको नीचे रख लेते हैं ना, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे रख लेते हैं ऐसे। T1 आपके पास यहां गिवन है, और जब अल्फा की वैल्यू भी आपके पास कितना गिवन है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, ये भी गिवन है आपके पास। ठीक है, ठीक। तो सर हमारा फॉर्मूला क्या था, अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन में R1 इंटू T2 माइनस T1। तो हमें R2 R1 चाहिए, तो दिख गया हमारे पास, यहां से आप R1 निकाल लो। R, चलिए बताओ बच्चों, V इज इक्वल टू IR होता है, तो R बराबर क्या होगा V बाई I हो जाएगा, यस नो? तो यहाँ R1 इक्वल टू क्या होगा V बाई I1, मतलब 230 अपॉन में 3.2। देख सकते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ रहा है। चलो एक साथ डिवाइड करेंगे, एक साथ डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ R2 बराबर कितना आएगा जल्दी बताओ तो। यहाँ होगा V अपॉन में I2, V की वैल्यू हो गया 230 अपॉन में I2 की वैल्यू कितना गिवन है 2.8। तो थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, R1 निकाल लेते हैं, कितना 230 अपॉन में 3.2, 230 डिवाइडेड बाई 3.2 कितना आया 71.875। कितना था बच्चों जल्दी बताओ 71.875 कंफर्म। ओम R2 बराबर कितना होगा 230 अपॉन में 2.8, 230 डिवाइडेड बाई कितना था 2.8, कितना आया 82.14, 82.14। किसी बच्चे को यहां तक तकलीफ तो बोलो यस या नो? नो? फॉर्मूला क्या है जल्दी बोलो। अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन में R1 T2 माइनस T1। अल्फा इक्वल टू R2 कितना है बच्चों 82.14 माइनस R1 कितना है 71.87 होल अपॉन में R1 71.87 और T2 माइनस T1। T2 आपको फाइंड करना है, T1 कितना है कहाँ है बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस। कोई तकलीफ? थोड़ा सा और उधर इसको ले लेते हैं, अल्फा की वैल्यू भी लिख लेते हैं, ठीक है, और मजा आएगा। इसको ऐसे ले लो और इस अल्फा को भी लिख दो। कहाँ गया अल्फा की वैल्यू कितना गिवन था जल्दी बताओ तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4। कोई दिक्कत? अब क्या करना होगा, इस भाई साहब को उठा के ऊपर लेते आओ और इन सबको उठा करके नीचे लेते आओ, जांगर बचाना है। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा
T2 माइनस 27 माइनस करो कितना आएगा 82.14 माइनस 71.87 क्या बेटा ये माइनस करने पे 1.70 1.7 1.70 सेम चीज होता है ना ठीक है ना नहीं हो सकता कंफ्यूजन होता है भाई साहब 1.70 या 1. सेम सेम सब कुछ सेम भाव भाव लास्ट में जीरो लगा ना जीरो के कोई मतलब नहीं है लास्ट तो बताओ 82.14 माइनस 82.14 माइनस कितना कर दो 70 बोलो दो 71.87 कितना 10.27 ना सर 10.27 इसकी ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बोलो 10.27 अपॉन में और ये हो गया 71.87 इंटू ये नीचे आ जाएगा कितना होगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ठीक है अब नीचे का मल्टीप्लाई कर ले अब फिर डिवाइड करते हैं आराम से ठीक है नीचे का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा T2 माइनस 27 इक्वल टू जल्दी बोलो बच्चों थोड़ा सा कूड़ा भाग करो तुम लोग जंगर चोरों कितना आया अब तुम लोग नहीं कर पाओगे हमको बार बार पलटने से बेहतर है यहीं पे कर लिया था ना थोड़ा से हमारे पास कैलकुलेटर है भगवान ने दिया है कितना है 71.87 इंटू 1.7 नीचे हो गया ऊपर हो गया 10.27 अपॉन में हो गया 122.179 और ये ऊपर भेज देंगे तो 10,000 हो जाएगा ठीक है सो ऐसा कर लेते हैं ऊपर की वैल्यू टोटल लिख लेते हैं 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 102720 और डिवाइडेड बाय 122.179 इक्वल टू कितना आया 840.56 T2 माइनस 27 इक्वल टू 840.56 तो T2 बराबर कितना होगा इसमें क्या करेंगे हम लोग प्लस 27 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 867.56 डिग्री सेल्सियस समझ में आया कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे ठीक है पहला चीज देखेंगे क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप ये देखेंगे जरूर चेक करिएगा जैसे मान ले मैं कुछ इस टाइप का फिगर बना देता हूं ठीक है और यहां लिख देता हूं 4 ओम 4 ओम 2 ओम 2 ओम 5 ठीक है इस क्वेश्चन को पहले हम ऐसे देखेंगे अपनी नजरियों को चेंज करेंगे कौन आगे नजरियों को चेंज करेंगे अब क्या है ये था आपके पास P ये क्या था आपके पास Q ये था आपके पास R और ये था आपके पास S क्या P बाई Q इक्वल टू R बाई S है क्या तो P की वैल्यू कितनी है 4 Q की वैल्यू कितनी है 4 R की वैल्यू कितनी है 2 S की वैल्यू कितनी है 2 काट देते हैं तो 1 बराबर 1 क्या P बाई Q R बाई S के बराबर है यस या नो है अगर ऐसा पाया गया अगर आपके पास P बाई Q R बाई S के बराबर हो गया तो ये बीच वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं हटा देंगे इसको कब हटाएंगे जब P बाई Q R बाई S के बराबर होगा तब ठीक है यस या नो हटा देंगे फिर ये दोनों किस में हो गया सीरीज ये दोनों किस में हो गया सीरीज इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना आएगा 4 4 कितना हो गया जल्दी बताओ 8 इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो हो गया 8 इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया 2 2 4 हो गया
अब ये दोनों हो गए 4 ओम। अरे यार पेन तो सेलेक्ट हो जाओ भाई साहब। ये कितना हो गया 4 ओम। अब ये दोनों किसमें हो गया पैरेलल में, सॉल्व कर लिया है कि नहीं। ऐसा कब किया गया जल्दी से बताइए, ऐसा कब किया गया, समझ में आया ना। अगर ये था P, ये था Q, मान लो ये 4 ओम था, ये भी 4 ओम था, इधर क्या था 5। अगर P बाई Q R बाई S के बराबर है तब, अगर मैं यहां पर 2 के बजाय 3 ओम ले लेता, अब चेक करो क्या P बाई Q R बाई S के बराबर है कि नहीं। P की वैल्यू कितना बेटा जल्दी बताओ 4, Q की वैल्यू 4, R की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 3। क्या बराबर है क्या दोनों आपस में, नहीं ना। तब हम बीच वाले रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, तब हमारा बीच वाला रेजिस्टेंस काम आएगा। अगर P बाई Q R बाई S के बराबर हो जाता तो हम बीच वाले को स्किप करते, हमारा काम आसान हो जाता। अब वैसा ही कुछ यहां भी सिनेरियो हम लोग चेक करेंगे इस फिगर में भी। P है आपके पास, चलिए थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूं, पहले हम इसका क्या चेक करेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन चेक करेंगे। क्या बात है भाई, चलिए अब इस फिगर को भी हम चेक करते हैं। इसमें P क्या है बेटा जल्दी से बताओ। ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। क्या P बाई Q R बाई S के बराबर है। P कितना है, P बाई Q R बाई S के बराबर है कि नहीं चेक करो। P है 10, Q कितना है 5, R कितना है 5, S कितना है 10। सॉल्व करो कितना आ गया 2 इक्वल टू 1 बाई 2। होता है क्या ऐसा, नहीं होता है। क्या P बाई Q R बाई S के बराबर है, नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे वो मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक, अगर P बाई Q R बाई S के बराबर होता तो बीच वाले को हटा देते, सॉल्व कर लेते आराम से, जैसे भी पिछला सॉल्व किया था। लेकिन अगर नहीं है P बाई Q R बाई S के बराबर तो कैसे सॉल्व करेंगे, तब हम लोग वहां किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब सीखना बेटा कैसे लगेगा सभी लोग। चलो करंट तोड़ा जाए, कहीं सेल दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। सेल का ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, है ना। एक ही सेल है, इसके पॉजिटिव से करंट निकालते हैं। क्या निकाला जाए जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। I1 निकालते हैं, तो इसके नेगेटिव पे मिलना क्या चाहिए, I1 मिलना चाहिए, यस या नो, मिलना चाहिए। चलो ये गई करंट 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 जंक्शन पे गई। अगर हम इधर भेज देते हैं I2 तो इधर करंट क्या जाएगा I1 माइनस I2, सबको पता है ना। वेरी गुड, गुड। ये गई करंट डे 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 करते हुए यहां पर, इधर हम भेज देते हैं I3 तो इधर क्या जाएगा जल्दी बताओ। I2 इधर जा रही थी, I2 में से I3 इधर चल गई, इधर क्या जाएगी I2 माइनस I3 जाएगी क्या। अब इस जंक्शन को देखो, इस जंक्शन पे ये भी करंट आ रहा है और ये भी करंट आ रहा है, तो यहां क्या निकलेगा जल्दी बताओ। इन दोनों का सम, याद करो ये वाला केस, याद आ रहा है कुछ, ये करंट आ रहा था, ये करंट आ रहा था, इन दोनों जुड़ करके यहां निकल रहे थे ना। तो यहां क्या निकलेगा जल्दी बताओ, I1 माइनस I2 प्लस I3 जाएगा क्या। अब इस जंक्शन को देखो, इस जंक्शन पे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इन दोनों का सम यहां निकलेगा क्या, निकलेगा क्या, कितना निकलेगा देखो। I2 से I2 कैंसिल, I3 से जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस I2 है माइनस I2 कट जाएगा, माइनस I3 है प्लस I3 है कट जाएगा, बचा क्या सिर्फ I1। I1 ही तो मुझे यहां चाहिए था, ठीक है, मुझे क्या चाहिए था I1 चाहिए था, मिल गया। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, अब इसमें चेक करेंगे हम लोग कितने वेरिएबल में टूटा बेटा, जल्दी बताओ कितने वेरिएबल में टूटा। हमको हमारा एम क्या था, कम से कम वेरिएबल में तोड़ना है ना। तो कितने वेरिएबल में टूटा बताओ, 1 2 3 4 5 कितने, 3 में टूटे ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बार लूप लेना पड़ेगा, 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, तभी हमारे पास आगे काम होगा, यही तो होगा। तो अब 3 लूप अलग अलग लेने भी होंगे, ऐसा नहीं है कि, और उसमें से भी एक कंडीशन है कि एक लूप हम ऐसा जरूर लेंगे जिसमें बैटरी या सेल दिखाई दे।
3 लूप ले रहे हैं ना, उनमें से कोई एक लूप ऐसा भी लेंगे जिसमें बैटरी या सेल दिखाई दे, एक लूप एटलीस्ट इतना लेना ही लेना है, मान के चलते। चलो तो देखते हैं लूप क्या लिया जाए, जल्दी आप लोग बताओ। आज आप लोग लूप बोलोगे, मैं लूंगा लूप की कहानी। चलो बताओ लूप क्या लूं। ए बी नाम नहीं है क्या यहाँ पर, इसको डी, चलो रुक जाओ, इसको नेमिंग कर लेते हैं, इसको डी कर लो, इसको ई कर लो, इसको एफ कर लो। चलो बोलो लूप क्या ले, इनक्लोज लूप बोलो, इनक्लोज लूप, लूप क्या ले लेते हैं बोलो, ए बी डी ए, यस या नो, याद आ रहा कुछ कुछ। चलो फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, वोल्टेज कैसा, पॉजिटिव, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट, नेगेटिव। याद आ गया कुछ। चलो तो लूप किधर से किधर जा रहा है, देखो ए से बी, ए से बी लूप जा रहा है, और ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन। लूप भी उधर ही जा रहा है और एरो भी उधर ही जा रहा है, एरो मतलब करंट। अगर लूप और करंट दोनों के डायरेक्शन सेम, वोल्टेज कैसा होगा, वोल्टेज कैसा, पॉजिटिव। कितना होगा यहाँ पर, 10i2। अरे v इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो ये और करंट मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, वोल्टेज मिल जाएगा। तो वोल्टेज कितना हो गया, 10i2। नहीं समझ में आ रहा क्या। अब लूप किधर से किधर जा रहा है, बी से डी, लूप जा रहा है बी से डी, और एरो देखो करंट भी किधर जा रहा है, बी से डी। फिर से वोल्टेज कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं पॉजिटिव। कितना वोल्टेज मिलेगा, 5i3। अब लूप किधर जा रहा है, डी से ए, लेकिन करंट देखो एरो, अब एरो किधर आ रही है, अपोजिट आ रही है ना, वोल्टेज कैसा होगा, नेगेटिव। कितना होगा जल्दी बताओ, 5i1 माइनस i2 बराबर क्या हो गया, 0। 0 अभी इस वजह से लिख ले रहे हैं क्योंकि इस लूप में कहीं सेल नहीं था, सेल होता तो इधर सेल वाला खोजते, याद होगा सेल कैसे खोज रहे थे, फिर से बता दूंगा अभी, देखिएगा इसमें भी, क्योंकि इसमें सेल नहीं है तो इक्वल टू क्या लिख लिया, 0। थोड़ा सा सोच मॉडिफाई कर लेते हैं, क्या मिला, -5i1 ना, और 10i2 और माइनस माइनस प्लस, 10i2 प्लस 5i2 कितना हो गया, 15i2 प्लस 5i3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। 5 कॉमन ले लेते हैं, भेज देते उधर, क्या मिलेगा, माइनस का i1 प्लस 3i2 प्लस i3 इक्वल टू 0। ये क्या किया समझ में आ रहा है, 0/5। अरे यहां से 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन लेगा तो 5 बाहर निकल गया, यहां से 3 हो जाएगा, यहां 5 बाहर, ऐसी 5 को लाके नीचे डिवाइड कर दिया, 0/5 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहां पे क्या, 0। अरे भाई साहब क्या हो रहा है, 0। और यहीं से आप i1 की वैल्यू निकाल लो, i1 बराबर क्या हो जाएगा, उसको उधर भेज दो, तो मिलेगा 3i2 प्लस i3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। कोई तकलीफ, मैंने बोला था ना इक्वेशन नंबर 1 से हमेशा i1 की वैल्यू निकालो और इक्वेशन 2 में और इक्वेशन जो 3 आएगा उसमें पुट कर दो, तो 2 वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगा। हमको 3 इक्वेशन लेने थे, इनमें से एक इक्वेशन हमारा बन गया ना, एक लूप। अब दूसरा लूप क्या लोगे जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, इनक्लोज्ड लूप क्या लेना चाहते हो, जल्दी बोलो, बी सी डी बी, चलो बी सी डी बी। थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग, आप ही लोग को बताना है। लूप जा रहा है बी से सी, करंट किधर जा रहा है बताओ, सब बोलो, वीडियो वाले बोल सकते हैं। लूप जा रहा है बी से सी ऐसे, करंट किधर जा रहा है, बी से सी, वोल्टेज कैसा, तेज बोलो, पॉजिटिव। कितना, 5i2 माइनस i3। अब लूप किधर जा रहा है जल्दी बोलो, सी से डी, लूप जा रहा है सी से डी, करंट किधर जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, वोल्टेज कैसा होगा, नेगेटिव। कितना, 10 ब्रैकेट में i1 माइनस i2 प्लस i3। समझ में आ रहा है क्या। अब लूप जा रहा है डी से बी, लूप जा रहा है डी से बी, करंट किधर आ रहा है, फिर अपोजिट आ रहा है, आ रहा ना, वोल्टेज कैसा, नेगेटिव। कितना, हाँ 5i3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। कोई दिक्कत,
इसमें से भी 5 कॉमन लेके उधर भेज देते, क्योंकि देखो इसमें 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, हटाओ 5 वाला काम खत्म करते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, I2 माइनस I3 माइनस 2 बचेगा यहाँ पर ना, I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I3 इक्वल टू 0/5 की वैल्यू 0। कोई तकलीफ? ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉमन लेने भाई बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता, सर कॉमन कैसे लिए, आया ना? कॉमन लेने का मतलब 5 निकाल लो, तो सब में से 5 निकाल दो, या 5 से डिवाइड कर दो सबको, सिंपल सी बात कहा जाए तो। कॉमन लेने का मतलब होता है उसी चीज से डिवाइड कर देना। जैसे 5 हम कॉमन निकाला तो 5 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसके आगे ना। ये डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा, ये डिवाइड किया तो कितना हो गया, 1 हो गया। समझ में आया? अब I1 I2 I3 अपना बना लेते हैं, जल्दी से बताओ। ये मिलेगा एक I1 यहां मिलेगा -2I1 मिलेगा। I2 देखते हैं, माइनस माइनस प्लस 2I2 प्लस I2 कितना हो जाएगा, 3I2। अब I3 देखते हैं, -2I3 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2I3 और -I3 3I3 और माइनस एक और I3 -4I3 हो जाएगा क्या? समझ में आया कि नहीं? ये हो गया -2I3 यहां पे, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -2I3 -I3 -3I3 और -I3 -4I3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। इस लूप में भी 0 इस वजह से ले लिया है लास्ट में, क्योंकि सेल नहीं है, सेल नहीं है तो 0 लिख दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं क्या करूंगा, यहीं से I1 की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, या चाहो तो चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो, बाद में पुट किया जाएगा, पुट करने वाला काम बाद में, पहले इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, अब कौन सा लूप लिया जाए जल्दी बताओ, ABCEFA ADCEFA ये लूप लिया जाए, ऐसे कोई भी लूप लो, लेकिन अब एक सेल होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट एक सेल। तो जो भी लूप लो, कौन सा लेना चाहता है, कहां है इतना खतरनाक लूप ले रहे हो, इसमें करंट बहुत ज्यादा सॉल्व करना होगा। ये ले लो एकदम आसान, एकदम एक छोटा सा करंट, यहाँ छोटा सा करंट, वोल्टेज भी छोटा छोटा रहेगा, इसमें बड़ा बड़ा होगा, मल्टीप्लाई करो, बात वही है, ले सकते हैं। चलो ले ही लेते, तुम जब मन है तो तुम लोग को कोई टेंशन नहीं। इनक्लोज लूप क्या लेना है जल्दी बोलो, ADCEFA AD क्या था, CEFA, इतना बड़ा कर लिए हम लोग लूप। चलो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा रहेगा। A से D देखो लूप जा रहा है, लूप A से D जा रहा है, करंट भी A से D जा रहा है, वोल्टेज कैसा, पॉजिटिव ना, कितना कितना 5I1 माइनस I2। बेटा बात नहीं, फिर लूप जा रहा है D से C, आ गया भाई, लूप जा रहा है D से C, करंट भी किधर जा रहा है, D से C, वोल्टेज कैसा होगा, पॉजिटिव, कितना 10I1 माइनस I2 प्लस I3, 10I1 माइनस I2 प्लस I3। समझ में आ रहा क्या? अब लूप किधर से किधर जा रहा है, C से E, C से E कोई रेजिस्टेंस नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, E से F बीच में एक रेजिस्टेंस पड़ रहा है, लूप जा रहा है E से F और करंट भी जा रहा है E से F, वोल्टेज कैसा होगा, पॉजिटिव, कितना 10I1 प्लस 10I1। अभी सेल नहीं देखेंगे, सेल लास्ट में देखते हैं। ठीक है, तो E से F हो गया, F से A देख लो, F से A कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब इसी लूप में आगे बढ़ते सेल देखते हैं, क्योंकि इस लूप में कहीं ना कहीं बीच में एक सेल पड़ा था, लूप यहां से स्टार्ट हुआ था, ऐसे गए, सेल का लास्ट टर्मिनल क्या पड़ रहा है, प्लस या माइनस, प्लस, तो क्या लिखेंगे यहां पर, इक्वल टू प्लस 10 वोल्ट। अगर माइनस पड़ता तो क्या लिखते, माइनस। अगर इसी क्वेश्चन में बस इतना घुमा दूं ना, बस इतना सा पोर्शन में पूरी क्वेश्चन चेंज कर देगा, ये माइनस यहां लिख दूं, प्लस यहां कर दूंगा ऐसे, तो पूरा कहानी चेंज, पूरी इतिहास बदल जाएगी। तो क्वेश्चन लिखते समय ध्यान दे लेना, ये नहीं कि सेल का नेगेटिव टर्मिनल कहीं और है, तुम कहीं और बना दो, तो सही तो है सर, है ना, तो गलती भी उसमें से बदमाशी भी। अब क्या किया जाए बेटा, फिर से 5 कॉमन लिया जाए, लिया जाएगा, लिया जाएगा। चलो 5 कॉमन लेने का मतलब 5 से सबको डिवाइड कर दो,
डिवाइड करो तो यहाँ क्या बचेगा, चलिए बताओ। I1 माइनस I2 प्लस क्या बचेगा, 2I1 माइनस I2 प्लस I3, यहाँ क्या बचेगा 2I1, इसको 5 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 2। कोई तकलीफ, यस नो, चलो आगे। अब I1 वाला पहले सॉल्व करते हैं। I1 2I1, 3I1, 3 2 5I1, लिख सकते हैं क्या, यस या नो, यस सर। I2 देखते हैं, माइनस I2 माइनस 2I2 कितना हो गया, -3I2 -3I2, ठीक है। अब I3 देखते हैं, क्या करते हैं, प्लस 2I2 इक्वल टू दूसरा नंबर। हाँ बोलो, यहाँ पे किसी को दिक्कत है बोलिए सर। हाँ, यहाँ पे किसी को दिक्कत है बोलो। बस सॉल्व कर लिया गया इसको तड़ा से, हो गया। अब क्या करना है, अब अगला स्टेप ही तो मेन है। सबसे पहले ध्यान से देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन सेकंड, इसी तरह से यहां भी लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन थर्ड। मतलब आपने पहले वाले इक्वेशन से I1 की वैल्यू निकाली और दूसरे वाले में I1 की जगह पर रख दिया यही चीज, और तीसरे वाले इक्वेशन में भी I1 की जगह रख दिया। क्यों रख, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 वेरिएबल इक्वेशन है। 3 वेरिएबल इक्वेशन आसानी से सॉल्व नहीं होता, तो हम इसको सबसे पहले 2 वेरिएबल इक्वेशन बनाते हैं, जो आपने पढ़ा है क्लास 10th में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल हमको सॉल्व करने आता है, तो जो सॉल्व कर लिया जाए, तो जो I2 और I3 की वैल्यू आ गई, आप पुट करके I1 निकाल लिया जाएगा। इसी वजह से क्या करते हैं, पहले इक्वेशन से I1 की वैल्यू निकाल लिया, दूसरे वाले में जहां जहां I1 उसकी जगह रख देंगे, और तीसरे वाले इक्वेशन में भी जहां जहां I1 उसकी जगह पुट कर देंगे। तो देखो पहला इक्वेशन क्या था, सॉरी दूसरा इक्वेशन क्या था, जल्दी बताओ। माइनस का 2I1 ना, तो माइनस का 2 इन प्लेस ऑफ I1 क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। इन प्लेस ऑफ 2I1 की जगह क्या रखेंगे, 3I2 प्लस I3, 3I2 प्लस I3 ब्रैकेट बंद, फिर क्या था इधर जल्दी बताओ, प्लस 3I2 माइनस 4I3, प्लस 3I2 माइनस 4I3 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 0। लिख सकते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा थोड़ा ध्यान से देखना। -6I2 और प्लस 3I2 कितना हुआ, -6I2 प्लस 3I2 कितना होगा, -3I2 होगा क्या, -6 में से 3 गया, -3। अच्छा, -2I3 और -4I3 कितना हो जाएगा, -6I3 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया क्या। इसको इसमें किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, या 3 कॉमन ले सकते हैं, बोल सकते हैं ना। 3 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, चलिए बोलो, -3 से डिवाइड कर लो तो ये क्या हो जाएगा, +I2 प्लस 2I3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। इक्वेशन नंबर इसको क्या बोलेंगे, 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, I2 और I3 में। यहां से I1 गायब हो गया, अब देखो इसमें से भी I1 गायब करेंगे, कैसे गायब करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, यहां हो गया 5, इन प्लेस ऑफ I1 क्या रखोगे, चलिए बोलो। I1 की जगह क्या रखेंगे, यही रखेंगे, I1 की वैल्यू क्या थी, 3I2 प्लस I3 रख लो, ये हो जाएगा I1 की जगह हो जाएगा 3I2 प्लस I3, ये पुट हो गया I1 की जगह, माइनस क्या बचा 3I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 2। बेटा देखो पहले बात ना करो ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा, लिख पुत के बराबर कर दोगे। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, पहले I2 के टर्म में, 15I2 और -3I2 कितना होगा, 15 में से 3I2 गया, कितना बचा 12I2, वेरी गुड। अब यहां हुआ 5I3 प्लस 2I3 कितना हुआ 7I3 इक्वल टू क्या हुआ 2। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे, 5। अब देखो क्या तुम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो भाई,
ये भी I2 I3 इक्वेशन में हो गया, ये भी I2 और I3 के इक्वेशन में हो गया, सॉल्व करना तो आसान हो गया। अब क्या करें, किसी एक का कोफिशिएंट बराबर करते हैं। किसका कोफिशिएंट बराबर किया जाए बताओ? इसमें 12 का कर लें, क्योंकि इसके I2 के आगे 12 है और इसके I2 के आगे खाली है, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, कितना होगा? 12 I2 प्लस 24 I3 इक्वल टू क्या हो गया? 0। इसको इक्वेशन नंबर हम 4th मान लेंगे, ऊपर वाले को नहीं। बोलो कोई तकलीफ, यस या नो? या छोड़ो ना, इसको इक्वेशन नंबर 6th मान लो। कौन सा पैसा लग रहा है? इसको इक्वेशन नंबर क्या मान ले? 6 मान लेते हैं। अब 6 और 5th को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर सकते हैं, तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 5th and 6th we get। 5th इक्वेशन क्या था जल्दी बताओ? 12I2 प्लस 7I3 इक्वल टू 2। जल्दी बोलो क्या है, जल्दी बोलो। 12I2 प्लस 7I3 इक्वल टू 2। ठीक, और ये क्या था? 12I2 प्लस 24I3 इक्वल टू 0। 12I2 प्लस 24I3 इक्वल टू 0। अब इनमें से इनको माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, 12 में से 12 गया, काम खत्म। 24 में से 7 गया, कितना होगा? -17। I3 इक्वल टू क्या बचेगा? 2। I3 बराबर क्या हो गया? माइनस का 2/17 एम्पियर। I3 मिल गया, यस या नो? जब I3 मिल गया तो I2 निकाल सकते हो क्या? किस इक्वेशन से निकालो बताओ? इसमें से निकाल लीजिए, है ना? फ्रॉम इक्वेशन 4th। I3 जब पता है तो I2 निकल जाएगा। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4th वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 4th वी गेट। आप किसी में भी रख सकते हो, ऐसा नहीं, 4th 5th किसी में भी रख सकते हो, 6th में भी रख सकते हो, तो जो आसान लगे उसमें से हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। तो क्या है? I2 प्लस 2I3, I2 प्लस 2 इंटू I3। I3 की वैल्यू क्या है? -2/17 इक्वल टू क्या था? 0। तो I2 बराबर कितना हो गया जल्दी बोलो? 2 दूना के 4, उधर जाके क्या हो गया? +4/17 एम्पियर। जो मिल रहा है उसको आप एनसर्कल करते जाइए। I2 मिल गया, I3 मिल गया, I1 निकाल सकते हो कहां से? इक्वेशन नंबर 1 से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 से निकाल सकते हो, 2 से निकाल सकते हो, 3 से निकाल सकते हो, कहीं से निकाल सकते हो। 1 आसान दिख रहा है तो आसान 1 से ही निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखने में बड़ा लगता है लेकिन है नहीं, बस सॉल्व करना है, मेहनत करना है। I1 बराबर क्या था बेटा जल्दी बोलो? क्या था? 3I2 प्लस I3। तो 3I2, I2 की जगह हो गया 4/17 प्लस I3 की वैल्यू कितना है? -2/17। कोई तकलीफ, यस नो? तो I1 बराबर कितना हो गया? 12 अपॉन में 17 -2/17। 12 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? I1 इक्वल टू कितना हो गया? अगर नीचे का बेस से मैं तो ऊपर डायरेक्ट माइनस कर लो, कितना हो गया? 10/17 एम्पियर। मिल गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। ईच ब्रांच का मतलब हर ब्रांच में, इसमें 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 इस पूरे में, इसमें करंट कितना जा रहा है, सब में बताना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, थोड़ा सा देखिएगा। यहां लिखेंगे इन ब्रांच, सारे ब्रांचेस का नाम लिखते हैं सबसे पहले। इन ब्रांच कहां गया भाई साहब? सबसे पहले ले लेते हैं CEFA में करंट क्या जा रहा था? I1। इन ब्रांच CEFA, इन ब्रांच CEFA इसमें करंट जा रहा था I1, और I1 की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 10/17, 10/17 एम्पियर। उसी तरीके से ये पहला हो गया। दूसरा, इन ब्रांच, अगला ब्रांच देखते हैं क्या है, नेमिंग कर लेते हैं। इन ब्रांच AB में करंट क्या जा रहा था? I2 ना। इन ब्रांच AB में क्या जा रहा था?
I2 और I2 की वैल्यू कितनी आई बेटा, देखो पीछे से कहा गया I2 4/17 एम्पियर, 4/17 एम्पियर। अगला देखते हैं, इन ब्रांच ए बी हो गया, अब हो जाएगा BD, BD में क्या जा रहा था I3, इन ब्रांच BD में I3 जा रहा था और I3 की वैल्यू कितना बेटा, I3 -2/17 एम्पियर। उसी तरह से इन ब्रांच, अगला ब्रांच कौन सा है, इन ब्रांच AD, AD में क्या है I1 I2, इन ब्रांच AD, AD में क्या है I1 I2, I1 कितना था 10/17 माइनस I2 कितना था 4/17, कितना हो जाएगा 6/17 एम्पियर। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इन ब्रांच, अब क्या बचा, इन ब्रांच ये बचा DC, DC में क्या जा रहा है I1 I2 प्लस I3, इन ब्रांच DC में क्या जा रहा था I1 I2 प्लस I3। जल्दी बताओ I1 की वैल्यू कितना था बेटा, I1 10/17 माइनस I2 कितना था 4/17 प्लस I3 कितना था -2/17, कितना हो गया 4 2 6, 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4/17 एम्पियर। समझ में आया, सारे ब्रांच में आपने करंट पता लगा लिया। क्लियर, चलो देखो देखने में बड़ा है लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी का सबसे दमदार क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है, अ स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट, एक स्टोरेज बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है 8 वोल्ट, ठीक है। चलो ये हमारे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना बेटा 8, ठीक है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू है कितना 0.5, स्मॉल आर है 0.5 ओम, इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। कोई 120 वोल्ट का बड़ा सा बैटरी लगा हुआ मान लो, ठीक है। डीसी सप्लाई कोई है 120 वोल्ट का, इससे इसको क्या किया जा रहा है चार्ज किया यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर। इसके साथ में एक सीरीज रजिस्टर लगाया गया है, कितने ओम का 15.5 ओम का, ठीक है। मतलब V हो गया 120 वोल्ट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया आपके पास 15.5। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब हम चार्ज करेंगे तो इसके टर्मिनल पर इधर और इधर वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा वो आपको बताना है ना। जब चार्ज कर रहे हैं तो उस समय इसके टर्मिनल पे वोल्टेज कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो तरीका सीखना, मैंने एक बात बताया था पढ़ाते समय, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड ड्यूरिंग चार्जिंग, दो चीजें मैंने पढ़ाया था। थोड़ा सा मैं आपको एक बार उसको दिखा दूं, इसी वजह से ये क्वेश्चन में थोड़ा दम है। आ जाते हम लोग थोड़ा नीचे, और यहां हमने बात किया था, ठीक है। ये देखो एक रिलेशन बात किया था ड्यूरिंग, ये था डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा था तो उस समय कौन बड़ा था, ई बड़ा था, है कि नहीं। अब अगर इसी सेल को चार्ज किया जाएगा किसी दूसरे सेल के जरिए तो उस समय कौन बड़ा था, ड्यूरिंग चार्जिंग कौन बड़ा था, वी बड़ा था। क्योंकि जो वोल्टेज होगा बैटरी का, 3 वोल्ट की बैटरी है तो क्या 3 वोल्ट के चार्जर से चार्ज कर सकते हो, नहीं। मैंने बताया था चार्जर हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा बड़ा होगा ड्यूरिंग चार्ज। तो यही वाला फॉर्मूला हमको यूज करना होता। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं तो ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है। आओ देखते हैं, ओके नाउ। तो सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव वोल्टेज निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है इफेक्टिव वोल्टेज।
क्योंकि मैं जब तक करंट नहीं पता होगा तब तक इसमें हम लोग टर्मिनल वोल्टेज नहीं निकाल पाएंगे। तो इफेक्टिव वोल्टेज निकाल लेते हैं, वो होगा V, इफेक्टिव वोल्टेज को VDS मान लेना, ये होगा V माइनस EMF। अब इसमें नेट वोल्टेज कितना होगा हमें क्या पता, दोनों को माइनस कर लेंगे क्योंकि दोनों का सेम टर्मिनल जुड़ा हुआ है। कितना आएगा, V की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, जल्दी बताओ, 120 वोल्ट माइनस ये कितना है 8 वोल्ट, तो VDS की वैल्यू कितनी हो गई 112। ठीक है, इसमें करंट कितना जा रहा होगा, I इज इक्वल टू होगा इफेक्टिव वोल्टेज या इफेक्टिव EMF जिसको हम लोग बोल सकते हैं, अपॉन में स्मॉल r प्लस कैपिटल R। याद आ रहा है क्या कुछ कुछ, इफेक्टिव वोल्टेज कितना था 112, अपॉन में स्मॉल r की वैल्यू कितनी थी 0.5 प्लस कैपिटल R कितना था 15.5, नीचे कितना हो गया 16, और काटेंगे 16 से कितने टाइम्स कटेगा 7 टाइम्स, 7 एम्पियर करंट आ गया। अब क्या निकालना है, ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग कौन बड़ा होता है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल बड़ा होता है, तो ड्यूरिंग चार्जिंग V इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, E प्लस IR, यही था क्या। तो V इज इक्वल टू EMF की वैल्यू कितनी है सेल की 8 वोल्ट तो चाहिए ही चाहिए, इससे ज्यादा रहेगा तभी तो चार्ज होगा, तो 8 वोल्ट तो EMF हो गया, कितना और ज्यादा चाहिए, करंट कितना आया था 7 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था 0.5, मल्टीप्लाई कर लो, V इज इक्वल टू होगा 8 प्लस 7 5 जा 35 3.5, V इज इक्वल टू कितना हो गया 11.5 वोल्ट, मतलब उसका टर्मिनल वोल्टेज कितना हो गया 11.5, इतना मिलेगा तब ये सेल चार्ज हो जाएगा पूरा। बात समझ में आई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये क्या कह रहा है, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर इज एस्टिमेटेड इन एग्जांपल 3.1 इज 8.5 इंटू 10 टू द पावर 8 पर मीटर क्यूब, स्मॉल n की वैल्यू गिवन है, शायद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल टू ANEVD, याद आ रहा क्या, ये n क्या कहलाता था, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n क्या हो गया इसमें, गिवन है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन, अच्छा पहले तो फिगर भी बनाना जरूरी है, ठीक है, तो लेट अस सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है, ऐसे पकड़ लो, ठीक, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर, एक वायर है जिसका लेंथ आपके पास गिवन है 3 मीटर, यहां से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना स्टार्ट हुआ और यहां पहुंचा ड्रिफ्ट करते करते, कितना समय लेगा, हाउ लॉन्ग, लेंथ ऑफ वायर आपके पास कितना गिवन है 3 मीटर, कितना समय लेगा, मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है, स्मॉल t, और क्या गिवन है, इन अदर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर एंड इज कैरिंग अ करंट ऑफ, और ये कितना करंट कैरी किया हुआ है 3.0 एम्पियर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि जब I इज इक्वल टू ANEVD आता है डिराइव करने के लिए, उसके साथ एक क्वेश्चन आता है, और ये बहुत बार आया हुआ है, बहुत 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 बार। आप देखो, अब तो आपका दिमाग खराब, हिसाब निकलेगा कैसे, ये टाइम निकालना है, डिस्टेंस पता है, अगर हमें यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए, यही तो होगा, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लिख सकते हैं ना, तो वहां से टाइम निकाला जा सकता है। तो वेलोसिटी पता लगाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे अपना I इज इक्वल टू ANEVD, लिख सकते हैं क्या, यहां से VD निकालो, क्या मिलेगा बच्चों जल्दी बताओ, I बाई ANE, I कितना है क्वेश्चन में, I कितना बेटा,
आई गिवन है आपके पास करंट 3 अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू नंबर डेंसिटी ये कहाँ लिख रहा है 8.5 इंटू 10 की पावर 28 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। थोड़ा सा नीचे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या मिलेगा? VD बराबर हो जाएगा 3 अपॉन में नंबर एक साथ रख लेते हैं 2 इंटू 8.5 ये हो जाएगा 17, 8.5 इंटू 2 17 इंटू 1.6 17 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर देख लेते हैं कितना होगा 19 और 6 कितना हो जाएगा 25 और 28 में से 25 गया 3 तो 10 की पावर क्या हो गया 3। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपना सॉल्व किया रहेगा तो काम आसान रहेगा। तो VD बराबर इतना ही रहने देते, छोड़, अब इसको बाद में काटा पीटा जाएगा तो देखा जाएगा। अब हमको क्या चाहिए? हमको टाइम चाहिए। तो हमको पता है सिंस वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलो। वेलोसिटी इक्वल टू होगा कितना डिस्प्लेसमेंट इसको ट्रेवल करना है, यहां से तक आना है तो कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है L, वही 3 अपॉन में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। वेलोसिटी पता है तो T बराबर क्या होगा L बाई VD। L कितना था 3 ना, अपॉन में VD कितना था 3 अपॉन में 17 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 3। इसको कहते हैं थोड़ा सा चालाकी, मैंने ऊपर डिवाइड कर लिया था तो हमारा काम गड़बड़ा गया होता, ये कट गया ये ऊपर चला जाएगा। T बराबर कितना हो जाएगा 17 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 3। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 इंटू 1.6 कितना आएगा बच्चा 17 इंटू 1.6 17 इंटू 1.6 कितना आया 27.2। ये हो गया 27.2 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड। बात समझ में आ गई? छाप लो फटाक से। इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर में आपके पास आ सकता है, 2 नंबर में आपके पास आ सकता है, 3 नंबर में आपके पास आ सकता है। ज्यादातर चांस है कि 1 नंबर में ही या 2 नंबर में आता है। 1 नंबर में मैक्सिमम आया तो क्या करेंगे? मतलब सिंपल सी बात है, एक वायर है उसको पिघला कर, एक वायर जिसका लेंथ L था और उसी वायर को पिघला करके बड़ा कर दिया गया, उसके लेंथ को 3 गुना कर दिया गया, 4 गुना कर दिया गया। तो बताओ नया रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ जाएगा या घट जाएगा? ठीक है, मेरी बात समझे? एक वायर का लेंथ L था और उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा। अब उसी वायर को हम पिघला देते हैं, पिघला देंगे तो और बड़ा कर सकते हैं ना, बड़ा करेंगे तो पतला हो जाएगा थोड़ा, लेकिन हम बढ़ा के उसका लेंथ 3 गुना कर देते हैं तो बताइए उसका रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है कितना गुना बढ़ेगा या कितना गुना घटेगा? तो मेरे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसको बोलते हैं चंदन्स लॉ। क्या बोलते हैं? चंदन्स लॉ। न्यू रेजिस्टेंस क्या है? न्यू रेजिस्टेंस, Rn का मतलब होता है न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स द पुराना रेजिस्टेंस। Rn क्या है? न्यू रेजिस्टेंस। Ro क्या है? ओल्ड रेजिस्टेंस। एंड n क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स, कितने गुना बढ़ाया गया है। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमने एक फॉर्मूला बना लिया आपके लिए शॉर्टकट मारने का तरीका। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। A 10 ohm thick wire, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ohm है, इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ, अभी लेंथ L था, ठीक है, इसको स्ट्रेच किया गया और उसका लेंथ कितने टाइम्स बन गया? 3 टाइम्स हो गया। मतलब अब ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, पतला होने के बाद इसकी लेंथ को क्या कर दिया गया?
एल डैश हो गया वो कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स एल हो जाएगा कि नहीं होगा, यस या नो। तो जो लेंथ है वो 3 गुना बढ़ा दिया गया, मतलब एन की वैल्यू कितने टाइम्स बढ़ा गया, 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया, बस दिमाग में बैठा लो अपने पास, ठीक है। पूछ रहा है assuming that there is no change in its density on stretching, स्ट्रेच करने पे डेंसिटी पे अगर सपोज करो कोई फर्क नहीं पड़ा, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, नया वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब तो तुम लोग तुरंत बता दोगे कितना हो जाएगा, आर एन इक्वल टू क्या होगा, 3 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर नॉट, यही तो होगा। आर एन बराबर कितना हो गया, 9 इंटू आर नॉट की वैल्यू कितनी थी 10, नया रेजिस्टेंस कितना हो गया 19 ओम। बात समझ में आ गई, यस या नो। इसी क्वेश्चन में जोड़ दूं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स रेजिस्टिविटी, इसी क्वेश्चन में जोड़ देता हूं कि रेजिस्टिविटी कितने गुना बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आप देखते हो, बहुत सारे बच्चे ये लगाते हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए, लेंथ 3 गुना कर दिया गया तो कुछ होगा। रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा, पूछो क्यों। अगर वो कॉपर का बना है उसको पिघला करके तुम 3 गुना लेंथ कर दोगे तो क्या वो गोल्ड हो जाएगा, स्टिल क्या रहेगा। रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, रेजिस्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ किस पे पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे। अब मैं बोलूं कोई वायर है उसका लेंथ को 4 गुना कर दिया गया, बताओ नया रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ आर। 5 गुना कर दिया गया 25 टाइम्स ऑफ आर, ये तो हो जाएगा। अगर किसी वायर का लेंथ को आधा कर दिया गया, हाँ 1/4 टाइम्स ऑफ आर, समझ में आ गया। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट करिए। तो एक बात याद रखो, ये एक वायर था, इसी वायर को एक और तरीके से मैं बता दे रहा हूं, मतलब इसी क्वेश्चन को आप सेम क्वेश्चन को दो तरीके से आप लगा सकते हैं। एक तो ये शॉर्टकट तरीका हो गया, 1 नंबर में आया तो खटाक से अपना आंसर निकाल लिया, 3 नंबर में आता तो कैसे आप जवाब देंगे। तो ध्यान सुनना बेटा, मैं इधर बात करता हूं बिफोर स्ट्रेचिंग और इधर बात कर लेता हूं आफ्टर स्ट्रेचिंग। बेटा ये बताओ, ये इतना बड़ा है, इसका वॉल्यूम कितना होगा। अभी हमने मान लो ये वायर है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बिफोर स्ट्रेचिंग, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम होता है। आफ्टर स्ट्रेचिंग इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कितना होगा, एरिया हो सकता है पतला हो गया, ये तार मान लो ऐसे पतला हो गया, कहां गया, सपोज करो उसको पिघला दिया, ये ऐसा हो गया पतला सा तार, इतना लंबा हो गया, ठीक है। तो पहले इतना मोटा था, अब एरिया चेंज हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया, साथ में लेंथ भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब क्या लिखोगे, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसको हम A2 L2 बोल सकते हैं, यस या नो, सबको क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसी चीज को पिघला करके हम दूसरा वाला वायर बना रहे हैं तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। इसी को तो पिघला के दूसरा वही वाला वायर बनाया गया, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सिंस वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग। बिफोर स्ट्रेचिंग कितना था, A1 L1, आफ्टर स्ट्रेचिंग कितना था, A2 L2, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, यस या नो। अब क्वेश्चन में क्या बोला, जो नया लेंथ है वो कितने टाइम से पुराने वाले लेंथ का 3 गुना कर दिया गया, तो नया लेंथ इनमें से कौन था बताओ, L1 था या L2, L2 था। तो L2 जो है, ये गिवन है आपके पास क्वेश्चन में कि जो L2 है वो 3 टाइम्स ऑफ क्या है, L1 है, यस या नो, है ना। यहां सबको पता हो गया काम। अब देखो, पिघलाने से पहले का रेजिस्टेंस हम R0 बोल लेते हैं, R0 की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग पढ़ा है R इक्वल टू होता है रो L बाई ए, पढ़ा है क्या।
तो रो L1 अपॉन में A1 लिख सकते हैं। इसको डिवाइड कर दे नया रेजिस्टेंस से Rn। Rn कितना होगा जल्दी बोलो, रो बोलो L2 इंटू A2, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, जैसा कि भी चंदन सर ने बताया इससे पहले ही। तो रो से रो क्या हो गया, कैंसिल। किसी बच्चे को तकलीफ तो बोलो यस या नो। अब तकलीफ दे रहा, थोड़ा ध्यान देना। अब देखो ये हो जाएगा R0 अपॉन में Rn इक्वल टू, ये यहां चला जाएगा और ये चीज ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा क्या, यस या नो। कितना हो गया जल्दी बताओ, ये हो गया L1 इंटू A2 अपॉन में L2 इंटू A1, L2 इंटू A1 लिख सकते हैं, यस या नो। अब हमको पता है जो L2 है वो 3 टाइम्स ऑफ क्या है, L1 है, तो जहां L2 है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ L1 लिख सकते हैं क्या, चलो लिख लेते हैं। और ठीक है चलो, R0 अपॉन या यहीं पे पहले लिख लेते हैं, L1 इंटू A2 अपॉन में L2 की जगह क्या लिख देंगे, 3 टाइम्स ऑफ L1, और नीचे क्या था A1, ठीक है, यस या नो। कैंसिल क्या हुआ, L1 से L1 कैंसिल हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब हमारे पास एक मैटर बच रहा है, R0 अपॉन में Rn इक्वल टू क्या मिला, 1/3 इंटू A1 अपॉन A2। अब एरिया का कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, एरिया का लिए, एरिया के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग ये यूज करते हैं, अगर इसके लेंथ को 3 गुना बढ़ा दोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होंगे, 1/3 टाइम्स ऑफ कम हो जाएंगे। अरे यार देखो, अगर इसका एरिया A है, इसका लेंथ को अगर आप 3 गुना बढ़ा दोगे तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, नए वाले का कितने टाइम्स हो जाएगा, A/3 हो जाएगा। तो अगर पहले वाले का एरिया A1 है तो दूसरे वाले का एरिया कितना होगा बताओ, A2 की वैल्यू कितना होगा, A1/3 लिख सकते हैं, यस नो। तो चलो हम A2 की जगह क्या लिख लेंगे यहां पर, A1/3, और नीचे आपके पास ऑलरेडी क्या था A1, A1 से A1 क्या हो गया कैंसिल, 3 3 जा 9, तो Rn बराबर क्या मिला, देखो वही फॉर्मूला मिला क्या, 9 टाइम्स ऑफ R0 मिल गया क्या, और 9 इंटू R0 की वैल्यू कितनी थी 10 गिवन था, इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 ओम। तो ये अच्छा कि मेरा वाला अच्छा, ये वाला अच्छा, छाप लो।